नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम भारत में 2026 के नए क्रिप्टो रेगुलेशन की पूरी गुत्थी सुलझाने वाले हैं। टैक्स, ट्रैकिंग और ई रुपये का ये जो नया जाल बिछा है ना, उसके पीछे की पूरी कहानी समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस चर्चा में गोता लगाते हैं। 72.66%। अब ये कोई आम नंबर नहीं है। दरअसल वित्तीय वर्ष 2025 में भारत का कुल क्रिप्टो ट्रेडिंग वॉल्यूम करीब 51,252 करोड़ रुपए था। और हैरान करने वाली बात यह है कि इसका 72.66% हिस्सा ऑफशोर यानी विदेशी एक्सचेंजों पर चला गया। बस इसी भारी शिफ्ट में सरकार को ट्रैकिंग के इतने कड़े नियम लाने पर मजबूर कर दिया है। तो आज की इस चर्चा का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। पहले हम पुराने टैक्स नियमों को देखेंगे, फिर रिपोर्टिंग के नए सिस्टम को डिकोड करेंगे, उसके बाद नियमों के उल्लंघन पर लगने वाली भारी पेनल्टी की बात होगी, और आखिर में समझेंगे सरकार का आधिकारिक विकल्प यानी आरबीआई का ई रुपया। शुरुआत करते हैं उस चीज से जो बिल्कुल नहीं बदली है, यानी पुराने टैक्स नियम। मार्केट से जुड़े लोगों के लिए यह हिस्सा जाना पहचाना है, क्योंकि 2022 के बजट के जो 30% और 1% वाले मेन हेडलाइन टैक्स रेट्स थे, उनका स्टेटस को अभी भी पूरी तरह बरकरार है। इसके नियम काफी सीधे हैं। वीडीए यानी वर्चुअल डिजिटल असेट के ट्रांसफर से होने वाली कमाई पर सीधा 30% का फ्लैट टैक्स है, और हर ट्रांसफर पर 1% टीडीएस लगेगा। और हाँ, सबसे सख्त बात, किसी एक एसेट में हुए नुकसान को दूसरी इनकम से सेट ऑफ करने की कोई गुंजाइश नहीं है, और ना ही इसे अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। मतलब मुनाफा हुआ तो टैक्स देना होगा, लेकिन नुकसान हुआ तो वो पूरी तरह इन्वेस्टर का। अब यहाँ एक बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि टैक्स कैलकुलेट करते वक्त डिडक्शन किस पर मिलेगा। देखिए, डिडक्शन केवल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यानी एसेट की असल खरीद कीमत पर ही लागू है। गैस फीस हो, एक्सचेंज पोर्टल की फीस हो, या फिर इंटरनेट और हार्डवेयर के खर्चे, इन सब पर टैक्स में कोई भी छूट नहीं मिलने वाली है। एकदम क्लियर। खैर, टैक्स के बाद अब आते हैं गेम चेंजर पे, नई रिपोर्टिंग का तरीका। 2026 में असली बदलाव टैक्स की दरों में नहीं, बल्कि सरकार के ट्रैकिंग सिस्टम में हुआ है। सेक्शन 509 का आना इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि फोकस अब हर एक ट्रांजैक्शन की बारीकी से निगरानी करने पर शिफ्ट हो गया है। तो ये सेक्शन 5091 असल में है क्या? सोचिए, जैसे रेगुलर बैंक आम टैक्स पेयर्स के टीडीएस की रिपोर्ट सीधे टैक्स विभाग को भेजते हैं, ये बिल्कुल वैसा ही है। इसके तहत सभी निर्धारित क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स को अब हर एक यूजर के ट्रांजैक्शन का पूरा स्टेटमेंट सीधे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजना होगा। मतलब अब ट्रेड्स को सिस्टम से छुपाना प्रैक्टिकली नामुमकिन सा हो गया है। ये ऑटोमेटेड डेटा शेयरिंग सिस्टम पूरी तरह से मशीन ड्रिवन होगा। स्टेप 1, एक्सचेंज पर ट्रेड होता है। स्टेप 2, एक्सचेंज तुरंत पहचान और ट्रेड का सारा डेटा लॉक कर लेता है। स्टेप 3, ये डेटा बिना किसी रुकावट के सीधे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सर्वर पर पहुंचता है। और स्टेप 4, आईटी सिस्टम इसे आईटीआर के शेड्यूल वीडीए के साथ ऑटोमेटिकली क्रॉस रेफरेंस कर लेता है। अगर यहां कोई भी मिसमैच हुआ तो सिस्टम तुरंत उसे फ्लैग कर देगा। और अगर मिसमैच फ्लैग हो गया तो इसके नतीजे क्या होंगे? चलिए सेक्शन 446 के तहत अनुपालन न करने की कीमत यानी भारी पेनल्टी वाले हिस्से को समझते हैं। जब रिपोर्टिंग में चूक होती है तो इसकी फाइनेंशियल कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ सकती है। इस टेबल को देखिए, अगर कोई एक्सचेंज डेटा फाइल नहीं करता है तो उस पर 200 रुपये प्रतिदिन का जुर्माना लगेगा। गलत जानकारी देने पर सीधा 50,000 रुपये का फाइन है। इन कड़े जुर्मानों की वजह से एक्सचेंजेस मजबूर हैं कि वो हर यूजर को सख्ती से मॉनिटर करे। वहीं अगर कोई इंडिविजुअल अपनी इनकम कम रिपोर्ट करता है तो उस पर 50% टैक्स पेनल्टी लगेगी, और जानबूझकर मिसरिपोर्टिंग करने पर यह पेनल्टी 200% तक पहुंच सकती है। ये वाकई बहुत सख्त कदम है। अब कुछ लोगों को शायद लगे कि विदेशी यानी ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके इन नियमों से बचा जा सकता है, लेकिन ध्यान रहे, विदेशी प्लेटफॉर्म्स किसी को बचाने नहीं आएंगे। अगर विदेशी एसेट्स की कुल कीमत 20 लाख रुपए की सीमा को पार करती है तो ब्लैक मनी एक्ट के तहत शेड्यूल एफए में इसका अनिवार्य रूप से खुलासा करना ही होगा, और इसे छुपाने के परिणाम बेहद गंभीर हो सकते हैं। तो सरकार इतना सख्त पहरा क्यों लगा रही है? इसका जवाब हमें मैक्रो पर्सपेक्टिव यानी व्यापक दृष्टिकोण से मिलेगा। आइए देखते हैं कि सरकार का प्रमोट किया जा रहा आधिकारिक विकल्प क्या है, यानी आरबीआई का ई रुपया। इन कड़े कदमों के पीछे की असल वजह को आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा के इस साफ बयान से समझा जा सकता है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा,
हम क्रिप्टो को लेकर चिंतित हैं क्योंकि ये वित्तीय स्थिरता और मौद्रिक नीति में बाधा डाल सकता है। यानी केंद्रीय बैंक को अर्थव्यवस्था के डॉलराइजेशन और लोकल पेमेंट सिस्टम के कमजोर होने का एक वास्तविक डर है। अगर हम दोनों विकल्पों की तुलना करें तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। एक तरफ प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी है जो पूरी तरह से अनरेगुलेटेड है, जिसके पीछे कोई सॉवरेन बैकिंग नहीं है और उस पर बहुत भारी टैक्स है। दूसरी तरफ ई रुपया यानी ई रुपी है जो आरबीआई द्वारा समर्थित है, लीगल टेंडर है और सबसे बड़ी बात, इसके पहले से ही 7 मिलियन यानी 70 लाख एक्टिव यूजर्स हो चुके हैं। तो भविष्य की ये टाइमलाइन कैसी दिखने वाली है? जनवरी 2026 क्रिप्टो को फाइनेंशियल एसेट घोषित किया जाएगा। अप्रैल 2026 ट्रैकिंग और पेनल्टी वाले सेक्शन 509 और 446 पूरी तरह से लाइव हो जाएंगे और इसके बाद अप्रैल 2027 में असली कदम उठाया जाएगा जब OECD CRAF के तहत ग्लोबल डेटा शेयरिंग की शुरुआत होगी। और इसी टाइमलाइन के साथ हम एक बेहद अहम सवाल पर आकर रुकते हैं। क्या क्रिप्टो इन्वेस्टर्स 2027 के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? क्योंकि जब अगले साल OECD कार्फ के नियम लागू होंगे तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डेटा की ऑटोमेटिक शेयरिंग शुरू हो जाएगी। मतलब दुनिया भर में क्रिप्टो छुपाने की कोई भी सुरक्षित जगह बाकी नहीं रहेगी। इस पर गहराई से सोचने की जरूरत है। इसी के साथ आज का यह विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। ऐसी ही स्ट्रक्चर्ड और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहें।